चलिए अब खबरों की तफसील से जानेंगे। जेएनयू मुबैना मुल्क मुखालिफ नारेबाजी के मामले में आज दिल्ली की एक अदालत में समाअत हुई। ताहम दिल्ली सरकार की जानिब से अभी तक इस मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मिली है। अदालत ने दिल्ली हुकूमत को कानूनी चाराजोई की मंजूरी से मुताल्लिक 1 माह के अंदर फैसला करने की मोहलत दी है ताकि इस केस में असल मुल्जिम कौन है और केस की नौयत क्या है इसका पता चल सके। साथ ही चार्जशीट दाखिल करने से मुताल्लिक दिल्ली पुलिस की जानिब से इक़दाम किया जा सके। इस मामले में अगली समाअत 11 दिसंबर को है। वाज़ेह रहे कि जेएनयू के साबिक तालिब इल्म कन्हैया कुमार और उनके साथियों पर मुबैना मुल्क मुखालिफ नारेबाजी का इल्जाम है। और चलिए मजीद तफसीलात के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, आपसे पूरे मामले की तफसीलात चाहेंगे, क्या कुछ अदालत ने कहा? देखिए हिना, इस मामले में अब तक जो दिल्ली सरकार है उसने फैसला नहीं किया है कि क्या वाकई इस मामले में सेडिशन यानी कि गद्दारी, मुल्क से गद्दारी का जो मामला है वो बनता है कि नहीं बनता है। इसको लेकर कोई फैसला नहीं किया है। अगर हम इसको देखें तो इस मामले को ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में चुनाव होना है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ उसका टकराव रहता है। और इस मामले में जब जिस तरह से जेएनयू में सारा प्रकरण हुआ था, सारा मामला सामने आया था, उसके बाद मुल्क से गद्दारी का मामला उन पर दफा लगाई दी गई थी। लेकिन क्योंकि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी लगातार इस बात की मुखालफत करती रही है कि इस तरह के मामले में कोई दफा नहीं लगाई जानी चाहिए, यानी इस तरह का मामला नहीं बनता है, इसलिए दिल्ली हुकूमत और दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार वो लगातार इस मामले को टालती रही है। और वो ये भी नहीं चाहती कि इस मामले में उनके खिलाफ इसको किसी कैंपेन की सूरत में या चुनाव में इस्तेमाल किया जाए। तो वो अब तक उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है, इसलिए इस मामले को टाल दिया गया है। इससे पहले देखा जाए तो इससे पहले भी ये मामला टाल दिया गया था और लगातार मामला ये टलता हुआ आ रहा है। पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि दिल्ली हुकूमत इस मामले में जल्द फैसला करे। अदालत ने भी कहा था इससे पहले जब सुनवाई हुई थी, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ है। आज जब ये मामला कोर्ट में पेश हुआ तो उसमें जांच अधिकारी भी पेश नहीं हुआ, तो इस तरह से ये मामला कहीं ना कहीं पीछे की तरफ जा रहा है और इस मामले को ज़ेरे इल्तवा डाला जा रहा है और कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अब इस मामले को लेकर के नहीं रह गया है। ना खुर्रम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस मामले पर हमने देखा था कि सियासत भी खूब हुई थी। अब चूंकि हर तरफ खामोशी है तो कहीं ना कहीं ये तमाम वजह भी है जो कि ये मामला ज़ेरे इल्तवा जा रहा है। देखिए, खामोशी तो इस वजह से है क्योंकि फैसला अब दिल्ली हुकूमत के हाथ में है और जो दस्तावेज लगा दी गई थी उसके बाद जब तक दिल्ली सरकार इसको मंजूरी नहीं देगी तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हर तरफ खामोशी है, लेकिन कभी कभी कुछ बयानबाजी जरूर होती है। हालांकि उस वक्त जब ये मामला सामने आया था तो पूरा फोकस इस मामले को लेकर के था, लेकिन अब काफी हद तक ये ज़ेरे इल्तवा चला गया है क्योंकि फैसला आम आदमी पार्टी को लेना है और आम आदमी पार्टी ने कोई भी मौका किसी दूसरी पार्टी को नहीं दिया है और किसी तरह का फैसला नहीं लिया, बल्कि वो इसको लगातार इसको टालते चले आ रहे हैं। अदालत में भी उन्होंने कहा है कि इस मामले में अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि अदालत ने कहा था फैसला जल्द लीजिए, लेकिन अभी तक उन्होंने इस मामले में कोई भी फैसला मतलब लेने की जल्दबाजी वो दिखा नहीं रहे हैं। अब दिल्ली में अगले साल चुनाव होने हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के मामले में दिल्ली सरकार कोई भी ऐसा कोई रिस्क लेना चाहेगी और ये मामला अभी आगे और लटका रहने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। ज़राए के मुताबिक मुल्क के कई लीडर दहशतगर्दों के निशाने पर हैं, जिनमें आरएसएस के भी कुछ अहम लीडरों के नाम शामिल हैं। यही वजह है कि दिल्ली में सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। वहीं तिहाड़ जेल के इर्द गिर्द भी सख्त हिफाजती बंदोबस्त कर दिए गए हैं। आईबी ने विशेष तौर पर अलर्ट जारी करते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को विशेष तौर पर सतर्क किया और कहा कि कई ऐसे बड़े हिंदू नेता और वैसे नेता जो आरएसएस से वास्ता रखते हैं, बाकायदा उन पर आतंकी खतरे का अलर्ट है, लिहाजा उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और पहले से ज़्यादा चाक चौबंद किया जाए। इसके साथ ही इस मामले में विशेष तौर पर अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि जो इस मामले में जो वैसे नेता जो लगातार जो धारा 370 के मसले पे बोल रहे हैं, जो कश्मीर मसले पे बोल रहे हैं, उन नेताओं की भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का जिक्र किया गया है और निश्चित तौर पे इस मामले पे एनआईए मुख्यालय, इसके साथ ही सीजीओ कॉम्प्लेक्स और कई जो बड़े बड़े जो संस्थान हैं उसकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का भी निर्देश जारी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र गोसाई के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
आगे बढ़ेंगे। दफा 370 को खत्म करने के बाद भी तनाज़ा खत्म नहीं हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले जम्मू कश्मीर के साबिक जज और वकील जफर इकबाल खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल करके अदालत को दखल देने की मांग की है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जफर इकबाल खान ने कहा कि 370 खत्म किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन इसी बीच मरकजी हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर में कई तरह का बदलाव कर रही है। विमेन कमीशन को खत्म कर दिया गया है, इसीलिए हम इस मामले में अदालत से मदाखलत की मांग करते हैं। ने जब नोटिस इशू कर दिया और लास्ट हियरिंग को उन्होंने डेट फिक्स भी कर दी, गवर्नमेंट को ये रिस्पांस फाइल करना, ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए 3 हफ्तों का टाइम भी दिया था, उसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट ने लगातार कुछ चेंजेस करना शुरू कर दी। जिस तरह उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म कर दिया, उन्होंने फ्लैग को उतार दिया, उसके बाद ह्यूमन राइट कमीशन को वाइंड अप कर दिया, उसके बाद वुमेन कमीशन को वाइंड अप कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी उसको वाइंड अप कर दिया है। प्रोप्राइटरी डिमांड्स ये करती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है तो जब तक कि आपको वेट करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला क्या आने वाला है। जब आपने पहले 3 महीने वेट किया है तो अभी 15 दिन और वेट करने से 14 को हमारी तमाम पिटीशंस दोबारा लगी हुई थी। तो प्रोप्राइटरी यही डिमांड करती है कि दे शुड हैव केप्ट देयर हैंड्स अवे फ्रॉम दीज चेंजेस। इसमें अर्जेंसी ये है कि वो इरिवर्सिबल चेंजेस कर रहे हैं, जो क्लॉक को टर्न बैक करने में मुश्किलात आएंगी, कानूनी दुश्वारियाँ आएंगी। लिहाजा मैंने यही गुजारिश की है सुप्रीम कोर्ट से एक अर्जी के थ्रू कि उनका हाथ रोका जाए कि आप वेट करो जब तक कि इस पर फाइनल कोई डिसीजन नहीं आता। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको खबरों में बताया कि ज़राए के हवाले से खबर है कि मुल्क के कई लीडर दहशतगर्दों के निशाने पर हैं, सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। चलिए मजीद अपडेट के लिए हम रुक करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर आनंद, दिवाली का मौका है, ऐसे मौके पर इस तरह का जो अलर्ट जारी किया गया है, सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट? दीपावली के अवसर पर जिस तरह से आतंकी को देखा जाए, जिस तरह से आतंकी खतरे को देखा जाए, तो उस लिहाज से ये अलर्ट काफी बड़ी है। और लिहाजा राजधानी दिल्ली के तमाम जो इलाके हैं वहां पे चाहे आवासीय इलाका हो या भीड़भाड़ हो, तमाम आतंकियों से बचने की लोगों को एक संदेश दिया गया है। और इसके साथ ही जहां कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधि अगर हो रही हो तो लिहाजा इस मामले पर भी बाकायदा सतर्क किया गया है लोगों को। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को विशेष तौर पर अलर्ट किया गया है कि इस मामले में काफी गंभीरता से देखा जाए। हालांकि भी कुछ दिन पहले लगातार ही कई ऐसे हिंदूवादी जो नेता हैं जो धारा 370 के समर्थन में बोल रहे थे बाकायदा, और कई ऐसे जो आरएसएस से जुड़े हुए नेता हैं उस पर आतंकी हमला होने की जो जानकारी मिली थी, तो लिहाजा इस मामले की जानकारी भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दी गई है। और कहा गया है कि इस मामले में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद किया जाए। जिस तरह से आरएसएस नेताओं की अगर बात करें तो उसमें कई ऐसे नेता और बड़े पदाधिकारी हैं जिसके बारे में इस मामले की जानकारी दी गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली के अंदर में कई ऐसे बड़े संस्थान, चाहे एनआईए हेडक्वार्टर को ले, सीबीआई हेडक्वार्टर को ले, तिहाड़ जेल को ले, या भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं उस जगह को लेके, इन तमाम जो स्थानों पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर एक विशेष तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसी आईबी ने एक विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया था। और इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कहा था कि हो सकता है कि आतंकी यहाँ पर एक बड़े हमले को अंजाम दे। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन तमाम जो बड़े नेता हैं और खासकर जो आरएसएस से जुड़े हुए नेता हैं और तमाम जो भीड़ भाड़ वाले लोकेशंस हैं, बाकायदा यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को काफी बढ़ाया जाए, जिससे कि जो आम लोग हैं वो सुरक्षित तरीके से बाकायदा फेस्टिवल अपना मना सके। अभी दिवाली का त्योहार है, छठ का त्योहार है, तो इस मामले को भी ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। जी शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। अगली खबर, हरियाणा इंतखाबात में कामयाबी के बाद दुष्यंत चौटाला लगातार मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली में आज मीडिया से खिताब से पहले दुष्यंत चौटाला अपने वालिद से मिलने तिहाड़ जेल भी पहुंचे। समझा जा रहा है कि पार्टी को मिली कामयाबी के बाद वालिद अजय चौटाला से मिलकर उन्होंने आगे की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया है। दुष्यंत चौटाला हरियाणा में जिस तरह से बाकायदा उनको जीत मिली, उनकी पार्टी को जीत मिली, लिहाजा उस मामले की गंभीरता को देखते हुए वो अपने पिता से यहाँ पर तिहाड़ जेल पहुंचे और यहाँ पर अपने पिता से मिलकर आशीर्वाद लिया। और इसके साथ ही हरियाणा में किस तरह से बाकायदा इस मामले पर आगे की रणनीति बनेगी उस पर अपने पिता से इस मामले पर काफ़ी राय मशवरा करने के बाद वो फिर यहाँ पर
तकरीबन 45 मिनट रहने के बाद तिहाड़ जेल से उसके बाद वो यहाँ से रवाना हुए। उसके बाद वो अपने पार्टी दफ्तर पहुँच करके आगे की जो रणनीति है अपनी पार्टी से जुड़े हुए उस मसले पर काफ़ी विस्तार से चर्चा किए। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये तिहाड़ जेल जो एक बात का गवाह था कि जिस वक्त में उनके पिता की गिरफ्तारी हुई, जिस वक्त में उनके दादाजी की गिरफ्तारी हुई, तो ऐसा माना जा रहा था कि चौटाला परिवार जो है वो खत्म हो गया, उनकी राजनीति खत्म हो गई हरियाणा से। लेकिन जिस तरह से अब हरियाणा की जनता ने चौटाला परिवार को एक फिर से अपना समर्थन दिया है, कहीं न कहीं उनकी पार्टी और उनका परिवार फिर से उसमें एक जान मानो फूंक दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र गोसाई के साथ शंकर आनंद, तिहाड़ जेल, दिल्ली। कांग्रेस लीडर कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी आजाद उम्मीदवारों को डरा धमका कर इक्तदार की कुर्सी हासिल करना चाहती है। बीजेपी को इक्तदार की भूख किसी भी हद तक गिरा सकती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की हुकूमत ने बीजेपी को ठुकरा दिया है, इसीलिए अब बीजेपी को कोशिशें तर्क कर देनी चाहिए। इस वक्त कुमारी शैलजा है जो कि हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष है। मैडम, जो नतीजे आए हैं क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? क्या कांग्रेस सरकार बनाएगी? सेटिस्फाइड हैं भी और नहीं भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस काफ़ी बहुत बढ़िया रहा, लेकिन थोड़ा और बेटर होता। अब उसके तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि कल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता की भूख से प्रेरित होकर जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, काउंटिंग से लेकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को फिजिकली उठाकर ले जाना। काउंटिंग से आपका क्या मतलब है? काउंटिंग के समय जब काउंटिंग हो रही थी तो अंतिम चरण में जब इन्हें लगा कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, तो कई जगह से हमें रिपोर्ट आई हैं अपने कैंडिडेट से कि आखिर में इन्होंने कैसे जोर ज़बरदस्ती की। ये बड़ा आरोप आप लगा रही हैं? आरोप मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स ने हमको कहा है, उनकी रिपोर्ट पर मैं कह रही हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनसे और फीडबैक ले रही है और फिर हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना होगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का काफ़ी अहम इस वक्त माना जा रहा है कि वो काफ़ी अहम रोल उनका रहेगा सरकार बनाने को लेकर। कांग्रेस पार्टी क्या निर्दलीय जो विधायक है उनके साथ संपर्क में है? संपर्क है भी, करने की कोशिश भी की गई, लेकिन आपने देखा कि कईयों को तो भारतीय जनता पार्टी फिजिकली अपने प्रशासन के दम पर और सत्ता में रहने के दम पर, तो विजुअल सबने देखे हैं, टीवी पर भी आए हैं, उठा कर लेकर गए। लेकिन कुछ निर्दलीय विधायक ये भी बोल रहे हैं कि बिना शर्त बीजेपी के साथ आने को तैयार है, उनका समर्थन देने को तैयार है। ठीक है, वो तो अलग बातें हैं, अलग बात। चौटाला से क्या उम्मीद है आपकी? क्या जेजेपी को तुरंत समर्थन दे देना चाहिए, क्योंकि अब तक वो फैसला नहीं कर पाए हैं? माना जा रहा है कि आज शाम के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अब तक इतनी देरी क्यों हो रही है उनके फैसले लेने को? तो उनकी पार्टी का है, हम कैसे कह सकते हैं, उनका अपना फैसला है, इंडिपेंडेंट पार्टी है। लेकिन मेरा यही कहना है कि जबकि मत हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया है, तो उन्हें सरकार में सत्ता में रहने का, बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये उनकी जो उनका लालच है सत्ता का, उसके कारण ये इधर उधर घूम रहे हैं, जो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस इस बार सरकार बना पाएगी हरियाणा में या नहीं, या आपने उम्मीद छोड़ दी है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा, लाइक माइंडेड लोगों को साथ आना चाहिए, बेशक उनमें इंडिपेंडेंट हों, बेशक चौटाला जी की, दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी है जजपा, तो सबको इस बारे में सोच कर, और हम तो चाहेंगे कि हम सब साथ मिलकर एक बढ़िया अच्छी सरकार दें। हरियाणा में हुकूमत साजी को लेकर खींचतान जारी है। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हरियाणा के अवाम ने इत्तेहादी हुकूमत के हक में फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी खट्टर खेमे में जाएगा, अवाम उसे कभी माफ नहीं करने वाली, माफ नहीं करेगी। आप ऐसी गलती कर रहे हैं, एक ऐसी सरकार जो अनपॉपुलर हो चुकी है, जो प्रदेश के लोग जिनको नकार चुके हैं। आज जनादेश इस सरकार के खिलाफ गठबंधन सरकार बनाने का है, जिसके लिए हमने दुष्यंत चौटाला जी को कल सारे दिन आप लोग के माध्यम से भी और संपर्क साध के भी हमने कहा कि आप जो आएँ साथ दें, और ताकि गठबंधन सरकार हरियाणा में बने, जैसा लोगों का, हरियाणा का लोगों का मन है।
उनको भी आना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज CLP मीटिंग होगी, फैसला होगा, वो देरी नहीं करनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी देरी नहीं करनी चाहिए। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ। और जो ये स्वतंत्र MLA जो जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट MLA, ये अपनी खुद की जो है कुआं खोद रहे हैं, राजनीतिक तौर से अपने स्वयं का कुआं खोद के रहे हैं। इनका बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। खरीद फरोख्त हो रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल मांगा है, मंत्री पद मांगा है इंडिपेंडेंट MLAs ने। तो इन्होंने अपनी वोट बेच रहे हैं। जो कोई अगर जा रहा है वो लोगों का विश्वास बेच रहा है, और जनता माफ़ नहीं करेगी। जो खट्टर सरकार में शामिल होगा, कोई भी इंडिपेंडेंट MLA हो, कोई और हो, जो खट्टर सरकार में शामिल होगा, जनता उनको आने वाले समय में जूते मारने का काम करेगी, जनता माफ़ नहीं करेगी। उधर नवमुंतखब आज़ाद उम्मीदवार रंजीत चौटाला का कहना है कि हरियाणा में बीजेपी की हुकूमत बनेगी। उन्होंने बिला शर्त हिमायत देने का भी ऐलान किया। रंजीत चौटाला ने मजीद कहा कि कांग्रेस के हक में वोटरों ने फैसला नहीं दिया। रणदीप चौटाला, उनसे हम बात करते हैं। सर, आज अभी आपने मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की, क्या समर्थन दिया है? जी दिया है, बिल्कुल दिया है। तो मतलब क्या शर्त क्या रखी है, या बिना शर्त समर्थन? बिना शर्त के साथ। तो क्या आपको उम्मीद लगता है कि बीजेपी वहाँ पर सरकार बना लेगी? मेरा मानना है निश्चित रूप से सरकार बनेगी। कई निर्दलीय विधायक भी हैं जो मंत्री पद की भी मांग कर रहे हैं। आप भी क्या मंत्री पद मैंने कोई नहीं मांगा, मेरी जानकारी में भी कोई नहीं है। तो सर, इसके साथ ही साथ अब हम अगर बात करना ये चाहें कि क्या आपको लगता है गोपाल कांडा जो है वो उनके बारे में माना जा रहा है कि वो मंत्री पद की मांग? प्लीज कहा, आप गोपाल कांडा की बात गोपाल कांडा से करिए, मुझे कोई जानकारी। सर, आखिरी सवाल चाहूंगा सर कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस में यह कह रही है कि अगर आप बीजेपी के साथ गए तो जनादेश का विरोध होगा। ये चलो, उनके साथ जनादेश, उनके 8,000 वोट आए हैं, मुझे 62,000 वोट मिला। कांग्रेस की उनके जनादेश तो उनका देखिए ना कहाँ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैंपस अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, नई दिल्ली। दिवाली पर लंबे अरसे के बाद कांग्रेस दफ्तर में रौनक नजर आएगी। झाबुआ जिमनी चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस में जोशो खरोश है। प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में इस बार रौनक नजर आएगी। 15 साल के बाद प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में दिवाली का जश्न खूब मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के वज़ीर-ए-आला भूपेश बघेल ने आज नए गवर्नर हाउस और CM हाउस की तामीरी काम के आगाज के लिए खुसूसी पूजा अर्चना की। दरअसल राजधानी रायपुर में नए गवर्नर हाउस और CM हाउस के साथ साथ वुज़रा और अफसरान के बंगलों के लिए नया ठिकाना बनने जा रहा है। गवर्नर हाउस 13 एकड़ में बनेगा, 8 एकड़ में बनेगा CM हाउस। इसके साथ ही आला अफसरान के लिए भी 85 नए बंगलों की तामीर की जाएगी। एक और अहम खबर, जबलपुर में एक डॉक्टर की मौत के मामले पर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला अस्पताल में इलाज में लापरवाही की बातें सामने आ रही हैं। दरअसल डॉक्टर रचना शुक्ला को सांप ने काटा था। उनके इलाज में न जाने क्यों संजीदा कोशिशें नहीं की गईं। इल्जाम यह है कि डॉक्टर शुक्ला को एंटी वेनम डोज भी नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश और बंगाल की सियासत में सरगर्म रहने वाले बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय धनतेरस के मौके पर एक अलग किरदार में नजर आए। धनतेरस के दिन कैलाश विजयवर्गीय अपने पुश्तैनी दुकान में गद्दी पर बैठे नजर आए और इंदौर में उन्होंने खरीदारों से भी बातचीत की। देखिए, दुकान मेरा जन्म हुआ जब मेरी माताजी ने स्टार्ट की थी इसको। मेरे माताजी और पिताजी ने लगभग 63 साल हो गए, और हमारी बड़ी शुभांकर है कि जब से हमने दुकान खोली है तब से हमारी आर्थिक स्थिति सामान्य हो गई। मतलब हमें कभी अर्थ का अभाव नहीं हुआ पूरे जीवन के अंदर, और आज भी हमारे घर का खर्चा पूरा इस दुकान के माध्यम से चलता है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वैसे तो बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन धनतेरस पे वो अपनी पुश्तैनी दुकान पर जरूर बैठते हैं और एक अलग रंग में दिखाई देते हैं, अलग अंदाज में दिखाई देते हैं। लोग भी उनसे मिलने यहाँ दुकान पर आते हैं और सामान भी खरीदते हैं। जी भाई साहब, आज आप अलग अंदाज में दिखते हैं और आज इस दुकान पर जरूर बैठते हैं। जरूर, हर धनतेरस पर बैठता हूँ, और मेरे स्वर्गीय पिताजी बोल कर गए कि कहीं पर भी पहुँच जाओ, अपनी वास्तविक स्थिति को भी मत भूलना। और ये हमारी वास्तविकता है कि मेरा जन्म हुआ जब ये दुकान खुली थी। मैंने छात्र राजनीति की तो इस दुकान पर बैठ के की, नगर निगम का पार्षद था तो इस दुकान पर बैठ के मैंने पार्षदी की, विधायक था तो मैं यहाँ पर दुकान पर बैठता था। तो अब समय नहीं मिलता, ज़्यादा बाहर रहता हूँ, पर धनतेरस को जरूर आता हूँ मैं यहाँ पर। पूरे हो गए बेटा? अच्छा, आप व्यस्त भी रहते हैं और आप जब दुकान पर बैठते हैं तो सुरक्षा कर्मियों को भी काफ़ी मुसीबत उठानी पड़ती है। थोड़ा सा
बंगाल का तोहफा है मुझे सुरक्षा। नहीं, आपसे अगर राजनीति की बात करें तो झाबुआ में ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशासन और पैसे का उपयोग हुआ है। भानु भूरिया ने भी यही कहा है। देखिए, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, पैसा बांटा गया, पर उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है। पिछली विधानसभा की तुलना में हमें वोट ज़्यादा मिले हैं। चुनाव भले ही हम हारे हों, पर हमारा वोट शेयर बढ़ा है, ये प्रसन्नता की बात है। अच्छा, धनतेरस पे कई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। हाँ, मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई कि कई लोगों को इस बार दिवाली पे तनख्वाह ही नहीं मिली है। विशेषकर कोऑपरेटिव सेक्टर के काफ़ी लोगों को नहीं मिली है। तो सरकार का आर्थिक संकट है ये, और बड़ी बड़ी बात जरूर करते हैं कमलनाथ जी, पर आर्थिक रूप से सरकार बहुत कमजोर है। हरियाणा में क्या आप सरकार बना पाएंगे? हाँ, जरूर बनाएंगे, 100% बनाएंगे वहाँ सरकार। तो कैलाश विजयवर्गीय जो अपनी दुकान भी चला रहे हैं, उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि हरियाणा में वो अपनी जरूर सरकार बनाएंगे। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। और वहीं धनतेरस के मौके पर रतलाम के मशहूर महालक्ष्मी मंदिर में कुबेर का खजाना सज गया। इस बार भी लोगों ने लाखों रुपए मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया। इतना ही नहीं, अकीदतमंदों ने नोटों के साथ साथ सोने चांदी की सिल्लियां भी पेश की है। साथ ही बड़ी मिकदार में जेवरात भी चढ़ावे के तौर पर यहां दिए गए हैं और इन तमाम चीजों की यहां नुमाइश भी की गई। मंदिर तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर की परंपरा कुछ अलग है। यहाँ दीपावली के मौके पर 5 दिनों तक कुबेर का खजाना सजता है। मान्यता है कि यहाँ पे लोग जो अपना पैसा, धन दौलत और संपदा रखते हैं, उनके पैसों में बरकत होती है और 5 दिनों के बाद यही धन दौलत और संपदा उन्हें लौटा दी जाती है। जी हाँ, ये वही महालक्ष्मी के मंदिर में सजा कुबेर का खजाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं धन दौलत संपदा, नोटों की थप्पियाँ, सोने और चांदी की सिल्लियों सहित वो तमाम जेवरात मौजूद है, जिसे देखकर हर आदमी की नज़रें इस कुबेर के खजाने पर ठहर जाए। इस मंदिर में भगवान गणेश, माँ महालक्ष्मी और माँ सरस्वती यानी एक अनूठा त्रिवेणी संगम भी नज़र आता है। खास बात यह है कि इस मंदिर की जो सजावट है उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से आते हैं। आप देख सकते हैं कि 50 से लेकर 500 तक के नोटों की यहाँ पर वंदनवार जो इस पूरे महालक्ष्मी उत्सव को खास बनाती है, आकर्षक बनाती है। और यही वजह है कि इसे देखने के लिए इस बार मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि चेन्नई, मुंबई और कोयम्बटूर के श्रद्धालु भी पहुँचे हैं। अभी सुबह के 5 बजे है और आप देख सकते हैं मंदिर में अभी से भक्तों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही है, जो माँ महालक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के लिए अल सुबह से ही इस महालक्ष्मी मंदिर में पहुँचे हैं और कुबेर के खजाने के दर्शन कर रहे हैं। अगर आपको भी कलयुग में सतयुग के इस कुबेर के खजाने के दर्शन करने। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।